नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता धिंगड़ा। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, तो इस केस में हम इनकम को बाइफरकेट किस तरीके से करें। जैसे कोई भी एक पर्सन है, वो क्या करता है, अपने खेत में सरसों उगाता है, ठीक है, और उस सरसों से वो आगे बिजनेस प्रोसेसिंग करके क्या बना लेता है, मस्टर्ड ऑयल बना लेता है। अब मैम जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो है एग्जम्प्ट, लेकिन बिजनेस इनकम क्या है, टैक्सेबल। अब प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होती कि अगर हम कुछ एक बाइफर्केशंस देखें, जैसे टी है, रबड़ है, कॉफी है, इनकी बाइफर्केशन इनकम टैक्स एक्ट ने प्रॉपरली दी हुई है कि टी की केस में 60-40 आप ले लीजिए, 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल। अगर हम रबड़ के केस में बात करें, रबड़ के केस में डायरेक्टली दी हुई है 65% एग्रीकल्चरल और 35% नॉन एग्रीकल्चरल। अगर कॉफ़ी के केस में बात करें, कॉफ़ी अगर ग्राउंड और क्योर्ड है तो 75-35 की रेशो आपको दी हुई है। अगर आपके पास ग्राउंड, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड है कॉफ़ी तो 60 और 40 की रेशो दी हुई है। बट मैम अगर इनके अलावा कोई एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल की रेशो है, जैसे गन्ने की बात करें, गन्ना आपने प्रोड्यूस किया, दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। बट जब मैं गन्ने को कन्वर्ट करती हूँ शुगर में, तो आफ्टर दैट जो प्रोसेस आएगा दैट विल बी बिजनेस इनकम, ये बिजनेस इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस चीज को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप लोगों को क्या करना है, देखिए, जब आपने सरसों का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, आपने क्या किया, अपने खेत के अंदर सरसों उगाई। सरसों उगाने के बाद जो आपने सरसों को कन्वर्ट किया अपनी बिजनेस रॉ मटेरियल के अंदर, सरसों उगाने के बाद आपने उसी सरसों को यूज कर लिया अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर एज अ रॉ मटेरियल। तो उस डेट को आपने क्या करना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की। आपने क्या लेनी है, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी है। अब मैम फेयर मार्केट वैल्यू को कितना कंसीडर करें, देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो फेयर मार्केट वैल्यू प्रोवाइड की है, जिस रेट पे गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को नॉर्मली परचेज कर रही है, उस वैल्यू को ही आप फेयर मार्केट वैल्यू लेकर के चलना। आपने अपने अकॉर्डिंग हाईएस्ट वैल्यू नहीं ले लेनी कि हमारे बिजनेस के अंदर खर्चे दिख जाएंगे, नहीं। आपने गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू बनती है वो वैल्यू आप लोग कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, तो 1 लाख रुपए तो आपके पूरे एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आगे जब आप बिजनेस इनकम की बात करें, आपने उस प्रोडक्ट को आगे कितने का बेचा, बिजनेस के अंदर आपने फर्दर प्रोसेसिंग की, मस्टर्ड ऑयल बनाया, मस्टर्ड ऑयल को फर्दर प्रोसेस करके आपने बेच दिया 2,50,000 का। तो बिजनेस के अंदर कितनी इनकम आएगी, 2,50,000 रुपीज, माइनस में 1 लाख रुपए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के थे। जो ये 1 लाख रुपए थे ना एग्रीकल्चरल की इनकम जो आपने एग्जम्प्ट की, वो एज अ रॉ मटेरियल ही तो बिजनेस में यूज हुआ था। तो बिजनेस के अंदर उस रॉ मटेरियल के खर्चे को आप माइनस कर देंगे, 1 लाख रुपए आपने वहां से माइनस कर दिए। प्लस में जो फर्दर एक्सपेंसेस हुए हैं, 2.5 लाख में से 1 लाख गए एग्रीकल्चरल के, माइनस कर दो जितने भी आपके फर्दर एक्सपेंसेस हैं, तो प्रॉपरली आपका बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकल करके आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सभी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स को बाइफरकेट करना है। बट ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए अगर आपने नाजायज खर्चे उसके अंदर काउंट कर लिए, अननेसेसरी खर्चे जो हैं आपने दिखा दिए एग्रीकल्चरल इनकम के नाम के, तो वो कल को आपको प्रूव करने मुश्किल हो जाएंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एसएससी पे रहता है। तभी मैं कह रही हूं कि जो रेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उन्हीं रेट्स को आप बेस रेट मान करके चलना, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपसे परचेज करती है प्रोडक्ट्स, तो उसका भी एक बेसिक रेट होता है कि इस रेट पे गवर्नमेंट परचेज करेगी, तो आप उस रेट से ज्यादा को कंसीडर ना करें ताकि कल को लिटिगेशंस का कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।